हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पूल में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का यह चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 क्या है तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली। हम लोग पहले अध्याय को यानी चैप्टर 1 को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सरल शब्दों में हमने समझाने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उनके सभी लेक्चर यानी सभी वीडियो को आपने देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपने पहले चैप्टर को नहीं देखा है तो आप एक बार पहले चैप्टर को देख लीजिए, क्योंकि पहला चैप्टर जो ना सत्ता में साझेदारी, ये जो है सभी इनके जितने भी अध्याय हैं सबसे रिलेट है। अगर आप पहले अध्याय को समझ लेंगे तो 100% दूसरा अध्याय भी आपको समझ में आएगा, और अभी भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आप पहले अध्याय को अगर देख लोगे तो 100% आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली इस अध्याय को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका आज पार्ट 3 है। हम ऑलरेडी आपको 2 वीडियो बना के दे दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर ज़रूर देखिएगा। लास्ट वीडियो में हमने आपको समझाया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, क्या सब? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग? 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और हम अपने देश का यानी भारत का 4th पिलर कहा जाता है किसको? मीडिया को। और इन तीनों के बारे में मैंने डिटेल से आपको पिछले वीडियो में समझाया है। अगर आपने इसका दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो विधायिका क्या है? तो विधायिका जो होती है, नॉर्मली यहाँ पर कानून बनाया जाता है। कानून जो बनाया जाता है उनको लागू करने का कार्य किसका होता है? तो कार्यपालिका का होता है। और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? तो न्यायपालिका दोनों यानी जो कानून बनाया गया है उस कानून को अगर लागू करने में कोई विघ्न अगर उत्पन्न हो रही है, कोई समस्या आ रही है, तो उन समस्या को देखने का कार्य कौन करेगा? तो न्यायपालिका करेगा। यहीं पर हमने आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया है। मैं रिकमेंडेड करूँगा आप समय निकालकर दूसरे वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। एग्ज़ाम में मान लीजिए प्रश्न नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन आपका नॉलेज 100% बढ़ेगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि संघीय शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएँ हैं। बस इसी को सिर्फ आज के वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, ये जो सरकार के 3 अंग थे ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो सत्ता के ऐसे बंटवारे से किसी एक अंग के पास सत्ता का जमाव एवं उसके दुरुपयोग की संभावना समाप्त हो जाती है। आप क्या देख रहे हैं कि इनका 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कानून कोई और बिल बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद पास करेगा, फिर लागू करने के लिए उस विधेयक को उनकी एक अलग प्रक्रिया है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब इस प्रकार से सत्ता को आप बांट देते हैं तो वहाँ पर ऐसे सत्ता के बंटवारे के बाद मतलब इनका दुरुपयोग होने की बहुत ही कम संभावना होती है, क्योंकि सत्ता का पावर एक व्यक्ति के हाथ में या एक विभाग के हाथ में नहीं होता है। उनके बाद यहाँ पर इनकी संभावना ही समाप्त हो जाती है। उनके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है कि सत्ता के इसी प्रकार के बंटवारे को हम आम तौर पर क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। संघवाद से तात्पर्य क्या है कि जहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया हो, जहाँ पर सत्ता को बांट दिया गया हो कई स्वरूपों में, तो हम उसको क्या कहेंगे? आमतौर पर हम उसको संघवाद कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि संघीय शासन की आखिर विशेषता क्या है? संघीय शासन की विशेषता क्या है? तो इन्हीं को मूल रूप से आज के वीडियो में समझना है। फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे कि भारत में संघवाद किस प्रकार से फला फूला, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला क्या है? तो संघीय शासन व्यवस्था में यानी देखिए संघीय शासन की विशेषता में हम इनके कुछ मूल बिंदु दिए हुए हैं, इनको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला क्या है? तो संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न अंगों के बीच में बटी होती है। तो आपको ये याद रखना है कि संघीय शासन व्यवस्था में मुख्य सत्ता का हकदार या पावर किसके पास होता है? तो केंद्र सरकार के पास होता है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता का अधिकार किनके पास होता है? तो केंद्र सरकार और जो उनके विभिन्न यानी राज्य मंत्री, उप मंत्री, केंद्रीय मंत्री, इनके पास होता है। और इनको भी मैंने पिछले वीडियो में समझाया है। ठीक है।
दूसरा क्या है, तो संघीय शासन में दोहरी सरकार होती है। संघीय शासन में क्या होती है, दोहरी सरकार की व्यवस्था होती है। एक तो जो पूरे देश का देखभाल करेगी उनको हम कहेंगे केंद्रीय सरकार, एक जो क्षेत्र का या फिर एक प्रांत का देखरेख करेगी उसको हम कहेंगे प्रांतीय या फिर क्षेत्रीय सरकार। तो संघीय शासन की कितनी व्यवस्था, मतलब दोहरी सरकार होती है, कौन सा, केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार, या प्रांतीय सरकार को राज्य सरकार भी कहते हैं। तो केंद्र सरकार किसको कहेंगे, तो जिसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्र के महत्व आते हैं या फिर जो पूरे राष्ट्र को देखरेख करता है वो क्या कहलाएगा, केंद्र सरकार कहलाएगा। प्रांतीय क्षेत्रीय सरकार किसको कहेंगे, तो जिनके अधिकार क्षेत्र में स्थानीय महत्व होते हैं, जो स्थानीय महत्व की देखरेख करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, प्रांतीय सरकार या फिर राज्य सरकार। क्या आपका यह क्लियर है? संघीय शासन व्यवस्था में सरकार दोहरी होती है, एक केंद्र में और एक अलग से राज्यों में, ठीक है। उनके बाद देखिए तीसरा पॉइंट क्या है इसका, तो प्रत्येक स्तर की सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है और वह अपने अपने कार्यों के लिए जवाबदेह या उत्तरदायी होती है। तो आपने देखा कि सरकार दो तरीके का, एक केंद्र में एक राज्य में। तो लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रत्येक स्तर का, चाहे वो केंद्र स्तर का हो या फिर राज्य स्तर का हो, ये सभी अपने अपने कार्यों के लिए, इन सभी का कार्य हमारे संविधान में बटा गया है, इनको बता दिया गया है, यानी लिखित रूप से हमारे संविधान में है कि केंद्र सरकार का क्या कार्य होगा, राज्य सरकार का क्या कार्य होगा, इनका विशेष वर्णन किया गया है। और मैं अगले वीडियो में इनका अलग से आपको मैं समझाऊंगा, अगले वीडियो में मैं ऐड भी कर दूंगा कि जो आप जो संघ सूची, राज्य सूची, समूर्ति सूची में भी आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी दिया गया है कि प्रत्येक स्तर पर सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है, उनकी बटी हुई होती है और वो अपने अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है और उनकी या तो उत्तरदायी होती है, केंद्र सरकार के भी और राज्य सरकार के भी। उनके बाद क्या है, तो नंबर 4 क्या है, तो अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। अलग अलग सरकार, तो अलग अलग सरकार से तात्पर्य क्या है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो ये अलग अलग सरकार हुई, तो अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर क्या करती है, शासन करती है। अब मान लीजिए जैसे बिहार, वर्तमान समय में हमारी बिहार सरकार हम लोगों पर शासन कर रही है, हम लोगों के लिए कानून बना रही है, हम लोगों के लिए जो भी बिहार के नागरिकों के लिए सही है वो कदम उठा रही है। लेकिन हम लोग तो भारत के भी नागरिक हैं, तो भारत सरकार भी हम लोगों पर शासन कर रही है। भारत सरकार अपनी, केंद्र सरकार अपने दृष्टिकोण से जो भी सही है भारत के नागरिकों के लिए वो पहल कर रही है, और बिहार सरकार अपने राज्य के नागरिकों के लिए जो भी सही उन्हें लग रहा है वो उनको पहल में ला रहा है, ठीक है। तो इसका अर्थ यही है कि अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। दूसरा क्या है, यानी 5वां नंबर क्या है, तो नागरिकों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती है। वो अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी होते हैं। इसका क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है एक नागरिक, जैसे मान लीजिए मैं बिहार से हूँ, तो मेरा बिहार सरकार के प्रति भी दायित्व है हमारा, और हम सभी, मेरा और आप सभी का भी योगदान है कि हम बिहार किस तरीके से विकास कर सकता है, इसमें हम लोग अपना योगदान दें। तो हम बिहार के लिए भी सोच रहे हैं, उनके बाद हम लोगों को देश के बारे में सोचना है। जैसे ही तुलना एक देश का दूसरे देश से होगा तो उस समय हम सभी मिल जाते हैं, हम सभी भूल जाते हैं कि हम इस राज्य से बिलोंग करते हैं। उस समय सिर्फ हमारे दिमाग में एक ही होता है कि हम भारत के वासी हैं और हमारा भारत कैसे तरक्की कर सकता है, कैसे विकास कर सकता है, हम क्या अपना योगदान दे सकते हैं, हमारा फोकस सिर्फ उस पे होता है। और आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे भारत के अंडर जो हमारा स्टेट का कंपटीशन होता है, चाहे वो क्रिकेट का हो, हॉकी का हो या किसी भी खेल का हो, तो वहाँ पर हम अपने राज्य को जिताने के लिए, या हम लोग उस समय इस प्रकार से उनके सामने आते हैं कि हम इस राज्य के वासी हैं। लेकिन जैसे ही हमारे देश का मैच दूसरे देश से होता है तो हम सभी राज्यवासी, यानी भारत के जितने भी वासी, हम भूल जाते हैं कि हम किस राज्य से हैं। तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही आता है कि हम भारत देश के नागरिक हैं, और उस समय हम भारत देश के लिए नारे बुलंद करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, नागरिकों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती है। निष्ठाएं का मतलब हम राज्य के लिए भी मरते हैं और अपने देश के लिए भी मरते हैं। वर्तमान समय में देखिएगा तो अभी असम और मिजोरम में भी लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, ठीक है। तो वहाँ पर एक अलग इश्यू है, लेकिन सभी राज्य के लोग भी अपने राज्य को, मतलब उनका राज्य ज़्यादा तरक्की करे
तो उनके लिए वो थोड़ा सा कभी कभी एग्रेसिव भी हो जाते हैं और हमें योगदान भी देना है, लेकिन हमें इनके साथ साथ अपने देश का। तो दोहरी नागरिकता मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उनके बाद क्या है, नंबर 6 क्या है, तो दोहरे स्तर पर शासन की विस्तृत व्यवस्था एक लिखित संविधान के द्वारा की जाती है। तो हमारे यहाँ जो दोहरी शासन व्यवस्था है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो इनका लिखित संविधान में लिखित वर्णन किया गया है कि केंद्र सरकार कौन सा कदम उठाएगी, किन किन क्षेत्रों में काम करेगी, और राज्य सरकार के अंडर कौन सा कार्य होगा जहाँ पर राज्य सरकार काम करेगी। हम अगले वीडियो में बहुत ही डिटेल से आपको पढ़ाने वाले हैं, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। और नंबर 7 क्या है, तो संविधान के मूल प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। इसके लिए दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति एवं विशेष प्रक्रिया आवश्यक है। तो यानी संविधान के मूल प्रावधान, यानी हमारे संविधान जिस समय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो उस समय संविधान में जो कुछ पहलुओं को, कुछ बातों को जो ऐड किया गया है, तो उनको कभी भी या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने सहमति से समाप्त नहीं कर सकता है। अगर कुछ भी समाप्त करना है, कुछ भी ऐड करना है किसी राज्य में या उस क्षेत्र में, तो वहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति होना आवश्यक है। सहमति के साथ साथ ही ऐसा नहीं कि सहमति हो गया और बिल पास, मतलब कोई भी चीज़ लागू हो जाएगा। उनके लिए कुछ विशेष प्रक्रिया भी है। विशेष प्रक्रिया जैसे अगर मान लीजिए हमारा संसद का 2 अंग, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, संसद के कितने अंग, 2 अंग, लोकसभा और राज्यसभा। तो वहाँ पर आपको लोकसभा राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पास कराना होगा। जो विधानमंडल है, विधानमंडल के 2 अंग, विधानसभा और विधान परिषद, फिर आपको वहाँ भी पास कराना होगा अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो, नहीं तो विधानसभा से पास कराना होगा, तब जाके कोई भी प्रावधान किसी भी क्षेत्र में या राज्य में वो चीज़ लागू होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपका 100% क्लियर हो गया होगा संघीय शासन की विशेषता क्या है। और अगर आपसे प्रश्न कभी पूछा भी जाए या कोई भी आपसे ओरली भी पूछ ले कि संघीय शासन की क्या विशेषता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन्हें अच्छे से समझा देंगे। अगर आपको अभी जो मैंने जो कुछ भी समझाने का आपको प्रयास किया, कहीं पर भी अगर आपको समझ में नहीं आया, तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए। और उनके बाद भी अगर आपको कहीं पर भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमें हमेशा आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, क्योंकि आप कमेंट करोगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लिखिए आप 100% क्लियर है, और समझ में अगर नहीं आ रहा है तो अपने डाउट को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, तो इनके पहले वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। इनके साथ ही अगर आप जो भी बोर्ड पे मैं लिखता हूँ आपके एसएसटी का, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं, तो आपको नोट्स भी इनका दिया जाता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप पहुंच जाइएगा हमारे नॉलेजपुर टेलीग्राम चैनल पर। जो अपने चैनल का नाम है वही अपना टेलीग्राम का भी वहां पर जो ग्रुप है उसका भी नाम है। याद रखिएगा, अपने चैनल के दोनों साइड में किताब का लोगो बना हुआ है। ठीक है, और आप ही लोगों के सुविधा के लिए मैंने एक व्हाट्सएप पर भी ग्रुप बना दिया है, उसका भी नंबर आपको उसी लिंक के नीचे में मिल जाएगा। वो नंबर है 62 048 94 162। इस नंबर पर आप अपना नाम और नाम के साथ में आप किस शहर से हैं आप यह लिखकर सेंड कर दीजिए, आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो सर इसका फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा बिल्कुल है, यहाँ पर आप अपने दोस्तों से, आपके क्लास में जो और बच्चे 10वीं की पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे आप कुछ मदद ले सकते हैं, कुछ नोट्स उनको दे सकते हैं, कुछ उनसे ले सकते हैं। और इनके साथ ही साथ आप अपने डाउट को यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर पार्टिकुलर जो आपके फैकल्टी होंगे आपके सब्जेक्ट का, वो आपको यहाँ पर 100% रिस्पॉन्स भी करेंगे। उनके बाद हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप लोग आते हैं, वीडियो वॉच करते हैं और वीडियो वॉच करके आप लोग चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जो भी पढ़ाया जा रहा है, जब भी वीडियो अपलोड हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग आ रहे हैं, वीडियो वॉच कर रहे हैं, लेकिन आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, यह बिल्कुल ही गलत बात है। और आप ये जो चैनल है ना, एक्चुअल में चैनल नहीं है, आप इसके जब
डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ोगे तो मैंने वहाँ लिखा है कि नॉलेजपूर्ण एक चैनल नहीं बल्कि आपका और हमारा एक परिवार है, और कोई भी परिवार तभी तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है जब उसमें सभी का सहयोग होगा। तो आप लोग थोड़ा अपना सहयोग दिखाइए, लेकिन आप लोगों को मैं थैंक्स भी कहना चाहूँगा क्योंकि आप ही लोगों की वजह से हमारे चैनल पर अब 16K यानी 16,000 बच्चे जुड़ चुके हैं। और आप लोग अगर थोड़ा सा अपना अपना सहयोग थोड़ा सा अगर इस परिवार को दीजिएगा तो यह परिवार कुछ ही महीनों में हम लोग 20,000 के भी कांटे को छू सकते हैं। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि यह आपके सहयोग के बिना कभी भी संभव नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के लिंक को हमेशा आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में, व्हाट्सएप पे अगर कोई ग्रुप है वहाँ पर, और फेसबुक तो आप लोग यूज करते ही हैं तो फेसबुक पर भी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए, इनके साथ उनके और अपने दोस्तों के साथ टैग भी कर दिया कीजिए, ठीक है। इनसे उनको जानकारी भी मिलेगी, जब भी वो अपने प्रोफाइल में जाएंगे तो वहाँ पर वो देखेंगे कि अच्छा मेरे दोस्त ने मेरे साथ ये टैग किया तो चलो इस वीडियो को वॉच करता हूँ। इनके साथ साथ ही आप लोग जहाँ ऑफलाइन में पढ़ने जाते हैं वहाँ पर भी आप अपने दोस्तों सबको इनकी जानकारी ज़रूर दीजिए कि यार हम लोग यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं। यूट्यूब पर भी एक चैनल है नॉलेजपूर्ण नाम से, वहाँ पर भी सभी सब्जेक्ट का यानी 10th का जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई का उत्तम व्यवस्था है, और साथ में नोट्स भी दिया जाता है। तो यार एक बार जाके तुम देखना, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो ज़बरदस्ती है नहीं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए, आप लोग हमसे बड़े हो सकते हैं या हमसे छोटे हैं, तो ये अपना परिवार मान के थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अगर आप लोग अपना सहयोग अगर अच्छे से दिखाइएगा तो हमको लगता है अगस्त के एंड तक हम लोग 100% 20,000 तक पहुँच जाएंगे। अगर अगस्त के एंड तक 20,000 हम लोग पहुँच गए तो मैं आपको एक ऐसा सरप्राइज़ दूंगा कि जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि 10th स्टैंडर्ड में ऐसा भी संभव हो सकता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।